हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया हो गए, मज़े में। चलिए देखिए, कल जो हम लोगों ने या जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी, दैट वाज अबाउट द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ओके, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की बात हुई थी और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था कि किस तरह से साबुन की जो या साबुन की बुलबुले में या साबुन की फिल्म में या तेल गिरा हो ऑयल फिल्म में इंटरफेरेंस हमें दिखता है, जो रंग तैरते हुए दिखते हैं। और उसके लिए मैंने आपको इस तरह का एक बेसिक सा डायग्राम बताया था और इसकी मैथमेटिक्स के बारे में बात की थी कि इसकी मैथमेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वो करते हैं। देखिए, हमारे पास वही डायग्राम है, लेकिन अभी हमारे पास की थ्योरी भी है। तो आपके पास क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक पैरेलल थिन फिल्म है जिसकी दो समानांतर परतें हैं और उसके बीच में जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये ऑयल मटेरियल भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लें म्यू है और इसकी जो थिकनेस है वो हमारी टी है। आप देख रहे हो यहाँ पर थिकनेस टी है। अच्छा, और इस पे जब लाइट गिर रही है तो एस ओ ये लाइट है जो आप इंसिडेंट देख रहे हो। फिर यहाँ से एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है ओ आर के रूप में, बाकी का हिस्सा अंदर चला जा रहा है। फिल्म के ओ ए रे है, ए पे टकराती है, फिर से अंदर ही अंदर रे, और फिर ए से लेके टी तक ये ट्रांसमिट पार्ट है। और उसके बाद ए से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ तो बी पे गया, बी से फिर कुछ ट्रांसमिट हुआ, कुछ अंदर अंदर फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और इस तरह से फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर ट्रांसमिशन हुआ तो सी से, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इस तरह से आप मोटे तौर पर ये देख पा रहे हो कि हमारी जो पैरेलल थिन फिल्म है इस पे लाइट गिर रही है, अंदर ही अंदर वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है और हर बार रिफ्लेक्ट होने के बाद उसमें ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो हमारे पास ये जो हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा, इसको हम रिफ्लेक्टेड पोर्शन कहते हैं। तो ओ आर और ओ आर डैश ये दो पोर्शन जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और जो ए टी और सी टी डैश है ये हमारा ट्रांसमिटेड पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ओ आर एंड बी आर डैश, ये ओ आर है और बी आर डैश, द इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस in these waves the optical path difference is observed because of different medium, that is air and oil film। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ से देखो, जैसे लाइट यहाँ टकराएगी तो ओ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के आर डायरेक्शन में चल पड़ी, ओ आर। जब ये हवा में चल रही है तब उसी बीच में दूसरी रे ओ से लेके ए तक आ रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर ए से टकरा करके वापस बी तक जा रही है, और बी के बाद फिर ये बाहर निकल रही है। तो जितनी देर में जो ओ से रे के चली थी वो आगे बढ़ गई, तब इस रे ने यहाँ से पॉइंट बी से अपना रास्ता शुरू किया। ये कुछ ऐसा है जैसे एक रेस चल रही है, दो खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी पहले दौड़ चुका और जब वो कुछ मीटर चला गया तब भी दूसरा खिलाड़ी दौड़ना शुरू करता है। तो जाहिर सी बात है उनके बीच में एक पार्ट डिफरेंस तो होगा, तो हम उससे ही पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स, यानी कि पार्ट डिफरेंस इज पाथ ओ ए प्लस ए बी। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखें, पाथ ओ ए बी मतलब ओ से लेकर के ए तक फिल्म के अंदर चली वेव, फिर ए से लेके बी तक फिल्म के अंदर चली वेव। तो वही आपने लिखा है पाथ ओ ए प्लस ए बी इन फिल्म, फिल्म के अंदर ये चल रही है। उसके बाद देखें पाथ ओ एम इन एयर, जितनी देर में ये फिल्म के अंदर लाइट घूम रही है, टकरा रही है, उतनी देर में जो हवा में लाइट चल रही थी वो ओ से लेकर के एम तक की दूरी चली है। तो आप देख रहे हो ओ से ए तक जा कर के बी तक आकर फिर से बाहर निकलने में उतनी देर में ओ एम रास्ता तय कर चुकी है एयर वाली फिल्म। तो अब आप अगर इन दोनों जो फिल्म में चली लाइट और जो बाहर चल रही है, इनके जो डिस्टेंसेस को, गैप को घटा दोगे तो आपको ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ लिखा है पाथ ओ ए बी इन फिल्म। अब मैथमेटिक्स करनी है हमें। अब मैथमेटिक्स में हम इन फिल्म तो लिख नहीं सकते, तो आप ये समझ लें कि इन फिल्म को समझाने के लिए कि फिल्म की वाला ये प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पर फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ये फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं आपने लिखा है पाथ ओ एम इन एयर, तो एयर की बात कर रहे हो तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1।
ओके अब हमें इक्वेशन नंबर 1 हमारी मास्टर इक्वेशन है और हम इस इक्वेशन के अलग अलग हिस्सों को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसके आगे बात करेंगे। तो देखिए लिखा है टू कैलकुलेट द टर्म्स इन अबव इक्वेशन कंसीडर फॉलोइंग ज्योमेट्री। तो ऊपर जो ज्योमेट्री आपने दी है इसी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि हमको इसी को कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ब्रैकेट में लिखा है टू रिप्रेजेंट फिल्म कंसीडर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। जहाँ हम फिल्म की बात कर रहे हैं कि फिल्म की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमने उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए अब इस डायग्राम के में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है ओ एन ए, ओ ये ट्राइंगल, एन ये देखें ए, ये ज्योमेट्री को आप ध्यान से देख रहे हैं, ओ एन ए ये है हमारे पास। तो ट्राइंगल है ओ एन ए और फिर एक ट्राइंगल है बी एन ए, ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं। तो ज़रा आप इसको ऐसे समझ लिए, एक ये ट्राइंगल है बी एन ए और एक ये ट्राइंगल था ओ एन ए। अगर आप देखो तो ये दो जो ट्राइंगल हैं बिल्कुल हर तरह से एक समान है। एक समान क्यों है? क्योंकि इनमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड दोनों के बराबर है, ये एंगल बराबर होगा क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सेम होता है। ओके तो आर सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ओ ए बी के बराबर है, यानी कि ओ ए ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं और सॉरी ओ एन और एन बी ये दोनों बराबर हैं और साइड जो एन ए है वो तो कॉमन ही है। ओके सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम ट्राइंगल ओ ए एन की बात करते हैं। कहाँ है हमारा ट्राइंगल? जरा देखें इसको, ट्राइंगल ओ ए एन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर है, क्योंकि ये आर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो यही भी आर है। ज्योमेट्री को आप देख लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर तो कॉस आर की वैल्यू, कॉस आर क्या होता है? कॉस आर बराबर क्या होगा? ये आधार है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपो। तो एन ए आधार है, ओ ए इसका हाइपोटेनस है, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए की वैल्यू क्या थी? टी। कैसे पता चला टी है? क्योंकि एन ए क्या है? दो पैरेलल प्लेटों के पैरेलल जो सतहें हैं उनके बीच की दूरी है और वो दूरी आपने टी ले रखी है, तो ये हो गया टी। तो ओ ए की वैल्यू आ गई टी बाई कॉस आर। अब आप देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओ ए और ए बी बराबर है ना? ओ ए ये वाला साइड ओ ए और ए बी दोनों बराबर हैं, तो ओ ए की वैल्यू टी बाई कॉस आर है तो ए बी की वैल्यू भी टी बाई कॉस आर होगी। तो अगर हम ओ ए और ए बी को जोड़ दें, क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ओ ए और प्लस ए बी आपको चाहिए, तो ओ ए प्लस ए बी जोड़ोगे तो टी बाई कॉस आर में टी बाई कॉस आर जोड़ दोगे तो 2t बाई कॉस आर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके टू कैलकुलेट ओ एम। अब ओ एम की बारी आई। ओ एम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला टर्म है ओ एम। तो ओ ए प्लस ए बी आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब अगला टास्क है ओ एम को कैलकुलेट करना है। तो ओ एम को कैलकुलेट करने के लिए आपने ट्राइंगल ओ बी एम लिया। भाई कहाँ है ट्राइंगल ओ बी एम? जरा देखें यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये वाला ट्राइंगल है ना? ये ट्राइंगल है हमारा ओ एम बी। तो हमारे पास ट्राइंगल है ओ बी एम या ओ एम बी हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे साइन आई। अब जरा देखो ये वाला जो एंगल है, लेट मी एक्सपेंड इट, दिस इज द एंगल आई, ये एंगल आई होगा। कैसे होगा आई? जरा ध्यान से देखना। लेट मी चेंज द कलर। देखो लाइट इधर से आई तो ये एंगल बन गया आई, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये एंगल बनेगा आई। ये था 90 डिग्री तो ये एंगल हो गया होगा 90 माइनस आई। तो आपके पास ये एंगल x मान लो, तो x प्लस 90 माइनस आई बराबर 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। 90 प्लस 180 कट गया तो x की वैल्यू आ गई आई। तो ये जो एंगल है ये है हमारा आई, ये एंगल आई है। ओके अगर ये एंगल आई है तो आप देखो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू, तो आपके पास साइन आई की वैल्यू क्या है? साइन आई बराबर क्या होता है? अब देखो यहाँ पर साइन आई, तो साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये वाली भुजा है ओ एम, जो एंगल के सामने वाली भुजा होती वही ओ एम है यहाँ पर। तो आपने लिखा ओ एम अपॉन ओ बी। ओ बी सबसे बड़ी साइड ये है, ओ बी कर्ण जो है हाइपोटेनस है जो ये ओ बी है। तो आपके पास ओ एम बाई ओ बी आ गया। अब समस्या यहाँ पे हमारे पास एक आ गई, ओ एम तो चलो ठीक, ओ एम तो कैलकुलेट ही करना है, लेकिन ओ बी कहाँ से निकाले?
OB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी नहीं आती, तो OB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 पर रुकेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 पे हम रुक रहे हैं और फिर हम जरा इस ट्राइंगल को देखते हैं ONA, ये वाला ट्राइंगल जो इससे पहले भी यूज किया है, इस ट्राइंगल को फिर यूज करते हैं, लेकिन अब की बार हम इसमें tan r की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो tan r वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, तो ये हो गया हमारे पास एंगल r, तो लंब कितना हो गया ON, आधार हो गया ये पूरा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा NA बराबर हो गया T, इसकी वैल्यू T है, तो ON की वैल्यू T tan r, और OB क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों OB ये पूरी साइड है, O से लेके B तक ये पूरी साइड है, तो इसमें ON प्लस NB होगा, ये पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पर। तो आपके पास OB की वैल्यू आ जाएगी ON प्लस NB, ON भी T tan r है, NB भी T tan r है, तो ये सब कुछ मिल करके 2T tan r हो गया। तो इस तरह से OM जिसकी हमें आवश्यकता थी उसकी वैल्यू आ जाएगी OB साइन थीटा, यहाँ से कैलकुलेट किया है ये चीज़, तो यहाँ से हमारे पास OM की वैल्यू आ गई OB साइन I, और OB की वैल्यू है 2T tan r, तो इसको 2T tan r साइन I आपने आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें ज़रूरत थी OA प्लस AB की, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में है, हमें OM की ज़रूरत थी, तो वो हमने इक्वेशन नंबर 5 से कैलकुलेट कर ली। अब ये सब उठा कर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो ये आ गया हमारे पास, आपने OA प्लस AB की वैल्यू रखी तो 2T बाई कॉस r म्यू हो गया, आपने OM की वैल्यू रखी तो 2T साइन I tan r हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर साइन r से डिवाइड कर दें और साइन r से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड किया तो वो सारा काम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, साइन बाई साइन r का हमें एक टर्म दिख गया, और स्नेल लॉ हमें मालूम है, स्नेल लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो एक लॉ बताता है, तो उसके हिसाब से ये जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, चूँकि r फिल्म के अंदर बन रहा है। तो हमारे पास क्या आया, देखें क्या हुआ भाई, ओके हाँ, तो हमारे पास क्या आया, तो 2 म्यू टी कॉस r तो ऑलरेडी हमारे पास था, जहाँ साइन I बाई साइन r था वहाँ हमने म्यू लिख दिया, क्योंकि साइन I बाई साइन r म्यू होता है बाई स्नेल्स लॉ। तो 2 म्यू टी tan r साइन r, ये साइन r हमारा वाला ही है जो हमने मल्टीप्लाई किया था इस म्यू को लाने के लिए। अब 10 को हमने क्या लिखा, 10 बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो आपने tan r बराबर साइन r बाई कॉस r कर दिया। ओके, अब इससे क्या हुआ, साइन r यहाँ है, साइन r यहाँ है, तो साइन स्क्वायर हो गया, 2 म्यू टी कॉस r और 2 म्यू टी कॉस r ये सब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2 म्यू टी कॉस r कॉमन हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r हो गया, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर r को हम कॉस स्क्वायर r लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर r लिख दिया, देखिए, और फॉर्मूला हमने ये यूज किया है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो x डेल्टा x यानी जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ की हम लोग बात कर रहे थे कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई डेल्टा x बराबर 2 म्यू टी कॉस r। सवाल ये है कि क्या यही वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना था। एक और चीज़, क्यों ऑप्टिकल पाथ लेंथ को हम निकालना चाह रहे थे, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ या पाथ डिफरेंस जो भी हमने निकाला है, इसको अगर हम n लैम्डा के बराबर कर देंगे तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन मिल जाएगी, और अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे तो वो डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशन आ जाएगी। दैट इज़ वाई वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस, ये लॉजिक है, और ये पहले डेरिवेशन इससे पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, कि ये जो हमने अभी निकाला है ये सिर्फ ज्योमेट्री के बेस पे निकाला है, कि भाई साइन कॉस ट्रायंगल सिमिलरिटी ये सब प्रूफ करके हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया है। यहाँ स्टोक लॉ भी काम करेगा। अब स्टोक लॉ क्या है, बात हो चुकी है इससे पहले। स्टोक लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम मतलब हवा, जैसे हवा, और एक डेंसर मीडियम है जैसे तेल की सतह है या साबुन की फिल्म की सतह है, तो जब किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो लैम्डा बाई 2 का एक पाथ डिफरेंस उसमें आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जरा पिछले डायग्राम में आपने देखा था कि लाइट आई एस से ओ से टकराई, इधर चली गई, तो ये एस थी, ये ओ था, आर था,
उसके बाद लाइट अंदर ही अंदर गई, यहाँ से टकराई, इसको शायद ए पॉइंट दिया था और फिर बी से बाहर निकल गई और फिर यहाँ बाहर चली गई। तो जो लाइट यहाँ थी वो एयर से आई और साबुन की सतह पे टकराई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो स्टोक के नियम के हिसाब से जब ये टक्कर हुई तो इस दौरान λ/2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस वहाँ जरूर आया होगा, निश्चित तौर पे आया होगा। स्टोक का लॉ ही ऐसा है। वो चीज़ अभी तक हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं की है, या कह सकते हो ये इनबिल्ट है उसके अंदर। जो भी यहाँ पर रे आ रही हैं, जब ये दो रे मिल रही हैं तो जो पाथ डिफरेंस इन फिल्म के अंदर चलने और हवा से टकराने की वजह से था वो तो था ही, साथ ही साथ स्टोक लॉ के हिसाब से λ/2 का एक पाथ डिफरेंस उसमें और आ गया होगा। स्टोक लॉ की वजह से उसमें एक पाथ डिफरेंस आ गया होगा। तो अगर हम स्टोक लॉ की वजह से आए हुए पाथ डिफरेंस को वहां से हटा दें, स्टोक लॉ ने जो रिफ्लेक्शन की वजह से पाथ डिफरेंस आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होने की वजह से, अगर हम उस λ/2 के फैक्टर को वहां से हटा दें तो हमारे पास जो भी पाथ डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो λ/2 क्यों एडिशनल पाथ डिफरेंस जुड़ रहा है? क्योंकि एक रेयर मीडियम से आती हुई रे एक डेंसर मीडियम की बाउंड्रीज टकरा के जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो ये अपना फाइनल पाथ डिफरेंस निकाला है इसमें से λ/2 माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये λ/2 इनबिल्ट रहा होगा उसके अंदर बाय स्टोक लॉ। तो हम स्टोक लॉ वाली चीज़ को हटा करके सोचते हैं कितना पाथ डिफरेंस होगा, वो हमारे पास है। तो 2μt cos r माइनस λ/2 कर दोगे तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज में जो थिन फिल्म पैरेलल थिन फिल्म केस में होता है, ये उसका एक इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ गया। आई होप आप इस λ/2 के लॉजिक को समझ रहे होगे क्यों हमने इसको यहाँ से माइनस किया है, क्योंकि ये इस पूरी कैलकुलेशन के दौरान स्टोक लॉ की वजह से तो अपने आप वहाँ पर आ गया था। अब हमारे पास पाथ डिफरेंस मालूम चल गया, लेकिन फिर ध्यान दें यहाँ पर कि भाई ये जो पाथ डिफरेंस निकला है ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए था, ये R और R' वाली केस के लिए है, ये T और T' वाले केस के लिए नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए हम कंडीशंस निकालना शुरू करते हैं। जैसे कंडीशन हम निकालते हैं ब्राइट फ्रिंजेस की। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है? ब्राइट फ्रिंज तब बनता है जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होता है। आई होप यू ऑल नो, मालूम ही होगा होप की बात क्या है। तो पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा के बराबर होगा तब हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो ठीक है, पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास ये है ना 2μt cos r λ/2, तो आपने वो रख दिया 2μt cos r माइनस λ/2, ये n लैम्डा के बराबर कर दिया। अब आप जरा सा यहाँ पर राइट में शिफ्ट करोगे तो ये λ/2 ऐड हो जाएगा, और जब इसको आप कॉमन लोगे λ/2 तो 2n + 1 λ/2 आ जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। वाई? क्योंकि आपने देखो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को ही तो रखा है। तो रिफ्लेक्टेड केस में पैरेलल थिन फिल्म में जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है उस केस में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी जो इक्वेशन है वो 2μt cos r 2n + 1 λ/2 होगी। यहाँ पर आपको थोड़ी बात खटक सकती है कि भाई पाथ डिफरेंस का 2n + 1 λ/2 होना, तो ये तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन थी, बिल्कुल थी, और n लैम्डा ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन थी, बिल्कुल थी, हम इस पर एग्री कर रहे हैं। तो ये हमें ऐसा क्यों दिख रहा है? ये ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ n लैम्डा होना चाहिए, 2n + 1 λ/2 क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल टर्म, बिकॉज ऑफ दिस माइनस λ/2 टर्म। और ये माइनस λ/2 टर्म क्यों आया? बिकॉज ऑफ द स्टोक लॉ। तो अच्छा चलो, अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सोचिए, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम इस मैथमेटिक्स को करें और ये जो भी रिजल्ट सजेस्ट करे, अगर वो रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंटली सच में दिखते हुए मिल जाएं तो इसका मतलब स्टोक लॉ सही है। तो अभी फिलहाल हम λ/2 वाला टर्म को रख रहे हैं, स्टोक लॉ को ऑनर कर रहे हैं, और ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए? डार्क फ्रिंज के लिए आपके पास 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। ये देखा ना, डेल्टा x की वैल्यू 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। तो जब ऐसा रखोगे तो ये λ/2 इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा n लैम्डा λ/2 + λ/2 n + 1 लैम्डा हो जाएगा। और n + 1 की जो वैल्यू है वो भी एक इंटीजर नंबर है, n + 1 एक इंटीजर नंबर है, n भी इंटीजर था तो 1 जोड़ने पे फिर इंटीजर आएगा।
तो n+1 भी इंटीजर होगा। तो मान लीजिए हमने उसको एक नया इंटीजर m कह दिया, तो हमारे पास कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू m लेमडा। m n में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब इंटीजर कहने के तरीके हैं। तो इस तरह से हमारे पास डार्क फ्रिंज कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू इंटीजर टाइम लेमडा, और ब्राइट फ्रिंज कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लेमडा बाई 2 ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2। और ये रिफ्लेक्टेड के केस में ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस हैं। ओके, ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड केस में। नाउ व्हाट फॉर द ट्रांसमिटेड रेज। ट्रांसमिटेड रेज किसको कह रहे हो? ट्रांसमिटेड रेज का मतलब ये है कि आपने अभी जो निकाली कंडीशन वो इनके लिए निकाली है, ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है आर और आर डैश वाले, एस और बी ऐसे। अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट के बाद ट्रांसमिट भी तो हुआ होगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ भी तो ट्रांसमिट हुआ होगा। तो जो ये ट्रांसमिट हुई हैं, क्या ये रे आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी भाई, बिल्कुल करेंगी। तो जब ये आपस में इंटरफेयर करेंगे तो क्या आएगा कंडीशन, वो भी देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। क्यों ये जाम क्यों हो रहा है? ओके, देखिए यहाँ पे देखो, ब्राइट फ्रिंज केस में स्टोक लॉ काम नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? स्टोक लॉ तो रिफ्लेक्टेड केस में था। अब कोई देखो, मान लो जैसे ये फिल्म है, लाइट यहाँ से आई, यहाँ ट्रांसमिट कर गई, फिर यहाँ ट्रांसमिट कर गई, यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, फिर इधर चली आई, तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई ना। फिर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये डेंस से डेंस में ही रिफ्लेक्ट हुई। तो अगर डेंस से डेंस में रिफ्लेक्ट होगी तो स्टोक लॉ के हिसाब से कोई पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई नहीं आया। फिर यहाँ डेंस से डेंस में हुई तो फिर कोई नहीं, फिर यहाँ बाहर निकल आई। तो जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है वो कभी भी रेयर टू डेंसर वाले रिफ्लेक्शन को देख ही नहीं रही है, वो हमेशा डेंसर से डेंसर के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसलिए जब हम इन दोनों ट्रांसमिटेड रेस के बीच में इंटरफेरेंस की बात कहेंगे तो हम वो जो माइनस लेमडा बाई 2 कर रहे थे इससे पहले वाले केस में, जहां आप देखो यहाँ पर माइनस लेमडा बाई 2 वाला केस कर रहे थे, तो वो चीज़ अब हमको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर स्टोक लॉ काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है वही होगा 2 म्यू टी कॉस आर, लेमडा बाई 2 माइनस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या होती है? पार्ट डिफरेंस इन लेमडा के बराबर होना चाहिए, और डार्क फ्रिंज कंडीशन है पार्ट डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाई 2 की तरफ होना चाहिए। एडिशनल में यहाँ लेमडा बाई 2 नहीं है, इसीलिए आपको कुछ भी राइट साइड में ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिख रहा। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम ये जितनी भी इक्वेशन बनाई हैं हमने ABCD, जो रिफ्लेक्टेड केस में थी और जो ट्रांसमिटेड केस में है, इन सबको इकट्ठा कर लो। तो रिफ्लेक्टेड रेज में ब्राइट फ्रिंज क्या थी? 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लेमडा बाई 2। ओके, डार्क की थी 2 म्यू टी कॉस आर m लेमडा, m इज इंटीजर, 2 म्यू टी कॉस आर n लेमडा। ट्रांसमिटेड केस में ब्राइट है, ये देखो यहाँ पर ये बन रही है। डार्क के लिए 2 म्यू टी कॉस 2n+1 लेमडा बाई 2 ये है। अब यहाँ पर हमने इसको कलर कोडिंग इसलिए कर दी है, जो पिंक इक्वेशन है 2 म्यू टी कॉस आर इंटीजर टाइम लेमडा, और यहाँ 2 म्यू टी कॉस आर इंटीजर टाइम लेमडा। देखो, ट्रांसमिटेड में जो कंडीशन ब्राइट की है, रिफ्लेक्टेड में वही कंडीशन डार्क की है, और रिफ्लेक्टेड में जो कंडीशन ब्राइट की है, ट्रांसमिटेड में वही कंडीशन डार्क की है। कुछ उल्टा सा मामला लग रहा है ना? जिन मैथमेटिकल सिचुएशन के तहत रिफ्लेक्टेड में ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उन्हीं मैथमेटिकल कंडीशंस के तहत ट्रांसमिटेड में डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जिन परिस्थितियों में रिफ्लेक्टेड में ब्राइट फ्रिंज बन रही है, उन्हीं परिस्थितियों में ट्रांसमिटेड में डार्क फ्रिंज बनेगी, और उसका उल्टा, जिन परिस्थितियों में ट्रांसमिटेड में ब्राइट बन रही है, उन परिस्थितियों में रिफ्लेक्टेड में डार्क बनेगी। तो इसको हम अपोजिट नहीं कहेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसे हिंदी में कहते हैं पूरक। तो पूरक कहने का मतलब है जैसे कुछ है, अगर उसमें हम पूरक मिला दें तो वो पूर्ण हो जाए। ओके, सपोज जैसे ये आपका पास ये उंगलियां हैं, तो यहाँ बीच में गैप है, तो यहाँ उंगलियां हैं, फिर एयर है, फिर उंगली है। अब हमने ये दूसरा हाथ लिया और इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। अब कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो गैप दिख रहा है, हर तरफ उंगलियां दिख रही हैं। तो ये दोनों जो पैटर्न है हाथ के, ये एक दूसरे के पूरक हैं।
पूरक मतलब अगर इनको मिला दिया जाए तो फिर यहाँ बीच में कहीं भी कुछ गैप नहीं मिलेगा। इसको देखोगे तो यहाँ पे गैप दिखाई पड़ेगा, ये जो बीच में गैप है, इसको देखोगे तो यहाँ बीच में गैप दिखाई पड़ेगा, बट नाउ व्हेन दे मीट दे विल कंप्लीट द पिक्चर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, हम इसको अपोजिट नहीं करेंगे, पूरक हैं, ये दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन एक दूसरे की पूरक हैं। चलिए जरा इसको हम मैथमेटिकली ग्राफिकली देखते हैं। दिस शोज दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न इन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो। रिफ्लेक्टेड केस में ये जो हमने शेडेड किया है ये डार्क पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ब्राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो रिफ्लेक्टेड में जिन जगहों पर डार्क की सिचुएशन है, डार्क कंडीशन, डार्क फ्रिंज बन रही हैं, उन्हीं जगहों पर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं। और रिफ्लेक्टेड में जिन जगहों पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है ट्रांसमिटेड में उन्हीं जगहों पर डार्क फ्रिंज बन रही हैं। यही मैथमेटिक्स दिखा रही है ना कि ट्रांसमिटेड में 2 म्यू टी एन लैम्डा ब्राइट की कंडीशन है, लेकिन रिफ्लेक्टेड में 2 म्यू टी एम लैम्डा डार्क की कंडीशन है। तो यानी कि अगर रिफ्लेक्टेड में ये कंडीशन 2n प्लस लैम्डा बाई 2 की है तो ट्रांसमिटेड में ये कंडीशन आपकी डार्क की बनेगी। तो जो कंडीशन यहाँ ब्राइट की है वो कंडीशन यहाँ डार्क की है। अब देखो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो जहाँ जहाँ डार्कनेस, जैसे यहाँ नंबर 1 पे डार्कनेस है, यहाँ नंबर 1 पे ब्राइटनेस है, तो जब डार्कनेस और ब्राइटनेस मिलेगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस आ जाएगी। अंधकार से जब प्रकाश मिलता है अंधकार नहीं होता, वहाँ प्रकाश हो जाता है, प्रकाश फैल जाएगा। तो ये अगर हम दोनों पैटर्न को एक के ऊपर एक रखा हुआ माने तो अब आपको कहीं भी कुछ भी डार्क नहीं दिखाई पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी ब्राइट, अंधकार दूर हो जाएगा और हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है इसके कॉम्प्लीमेंट होने का। सो बोथ दीज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, इस तरह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट डिस्कशन। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये हेल्प कर रहे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।